रणनीतिक महत्व के कारण यूक्रेन मुद्दा गंभीर है। आज यूक्रेन को लेकर वैसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं जैसे द्वितीय महायुद्ध के पहले यूरोप में दिखाई पड़ रहे थे। एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ अमेरिका का नाटो गठबंधन। लगभग 30 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि रूस और अमेरिका के संबंध सहज हो जाएंगे। लेकिन यूक्रेन संकट ने इस समय सारी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजदूतावास खाली करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय राष्ट्रों ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वे यूक्रेन की यात्रा ना करें। वे अपने नागरिकों को वापस लौटने की सलाह भी दे रहे हैं। नाटो के 5,000 सैनिक युद्ध विमान और जहाज भी बाल्टिक तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में भेजे जा रहे हैं ताकि यदि यूक्रेन पर रूस हमला बोल दे तो उसका मुकाबला किया जा सके। रूस ने पिछले कई हफ्तों से यूक्रेन की सीमाओं पर लगभग 1 लाख सैनिक अड़ा रखे हैं। लगभग 8 साल पहले रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया नामक हिस्से पर कब्जा कर लिया था 2014 में, और अब उसका दोनबास नामक इलाका आज़ाद होना चाहता है, यानी पूर्वी यूक्रेन यूक्रेन वाला हिस्सा, या रूस से हाथ मिलाना चाहता है। रूस को डर है कि यूक्रेन कहीं अमेरिकी सैन्य गठबंधन का सदस्य न बन जाए, जैसे कि सोवियत संघ से टूटे अन्य 10 देशों बन गए हैं। रूस और यूक्रेन के संबंध सदियों पुराने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तो कहना है रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। 1917 की सोवियत क्रांति के 2 साल बाद यूक्रेन सोवियत संघ में शामिल होकर उसका एक प्रांत बन गया था, लेकिन यूक्रेन की भाषा और संस्कृति की वहां उपेक्षा होती रही। कम्युनिस्ट राज में यूक्रेन ने गंभीर अकाल का सामना किया और उसमें लगभग 30 लाख यूक्रेनी मर गए। लेकिन फिर भी दूसरे महायुद्ध के दौरान यूक्रेनियों ने हिटलर के खिलाफ युद्ध लड़ा और लगभग 70 लाख लोगों ने अपनी बलि दे दी। यूक्रेन में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव इतना प्रबल हो गया था कि वहाँ ही जन्मे निकिता खुश्रेव संपूर्ण सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता बन गए और 1954 में क्रीमिया नामक प्रायद्वीप उन्होंने यूक्रेन को दे दिया। उसे ही लेकर रूस में भयंकर नाराजगी बनी रही है। क्रीमिया 1783 से रूस का अंग रहा है। 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टोर यानुकोविच को यूक्रेनी जनता ने उखाड़ फेंका। अब यूक्रेन भी डरा हुआ है कि क्रीमिया की तरह उस पर भी रूस कब्जा न कर ले। इसीलिए अन्य पूर्व सोवियत राष्ट्रों की तरह यूक्रेन के नए राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि यूक्रेन 2024 तक नाटो का सदस्य बन जाएगा। यूक्रेन ने नाटो देशों के साथ अनेक आर्थिक और वित्तीय सहयोग के समझौतों पर दस्तखत भी किए हैं। यूरोपीय राष्ट्रों के कई क्षेत्रीय सहयोग के संगठनों का वह सदस्य भी बन गया है। यूक्रेन के 80% से भी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। पुतिन को यही डर है कि सोवियत रूस के 2 बड़े और अत्यंत प्रभावशाली प्रांत रहे जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो में मिल गए तो रूस का बचा खुचा वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। वे चाहते हैं कि मध्य एशिया के 5 मुस्लिम राष्ट्र और यूरोप के ये 2 बड़े राष्ट्र तो अमेरिकी प्रभाव से मुक्त रहें। पुतिन के रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के विचारार्थ कई सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका उन पर सहमत हो तो दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध सहज हो सकते हैं। उनका पहला सुझाव तो यही था कि अब किसी भी पूर्व सोवियत राष्ट्र को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। दूसरा यह कि नाटो के सदस्य राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर बम वर्षक विमान आदि का फौजी जमावड़ा करके पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों में दहशत न फैलाएं। तीसरा, अपने प्रक्षेपास्त्रों को अपनी सीमाओं में ही सीमित रखें, उन्हें पड़ोसी देशों से दूरी पर ही रखें। चौथा, नाटो राष्ट्र अपने परमाणु शस्त्रास्त्रों को अपने मूल सदस्य देशों तक सीमित रखें, उन्हें पूर्व सोवियत राष्ट्रों में ना जमाएं। पांचवा, यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में मिलाने की कोशिश ना करें। जाहिर है कि अमेरिका और नाटो के सदस्य राष्ट्र रूस की इन मांगों को स्वीकार नहीं कर सकते। ये पश्चिमी राष्ट्र तो क्रीमिया पर किए गए रूस के कब्जे को ही अवैध और अनैतिक मानते हैं। वे यूक्रेन के दोनबास क्षेत्र को तोड़कर रूस में मिलाने के पुतिन के इरादे को भी विस्तारवादी मानते हैं। दोनबास के निवासियों में रूसी मूल के लोग बहुसंख्यक हैं और निरंतर रूस समर्थक आंदोलन चलाते रहते हैं। नाटो राष्ट्रों ने 2014-15 में रूस और यूक्रेन के बीच मिन्स्क समझौता भी करवाया था। जर्मनी और फ्रांस जैसे राष्ट्र रूस के साथ बैठे बिठाए झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते। उनका रवैया ब्रिटेन और अमेरिका की तरह
अतिवादी नहीं है, लेकिन अमेरिका और अन्य यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन की मदद करने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। यूरोपीय संघ ने 2014 से अब तक यूक्रेन को लगभग $20 बिलियन की मदद विभिन्न रूपों में की है। अभी अभी यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन के आर्थिक संकट को देखते हुए $1.36 बिलियन देने की घोषणा की है। इस घोषणा का स्वागत करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि शक्तिशाली यूक्रेन यूरोपीय सुरक्षा की गारंटी है। शक्तिशाली यूक्रेन यूरोपीय सुरक्षा की गारंटी है। दूसरे शब्दों में, यूरोप के राष्ट्रपति यूक्रेन पर रूस का कब्जा किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। ब्रिटेन में ऐसे अंदाजी घोड़े भी दौड़ाए जा रहे हैं कि रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति रूसी भाषी बन सकते हैं। हालांकि पुतिन और रूसी विदेश मंत्री के ऐसे बयान कई बार आ चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला करने का उनका इरादा बिल्कुल नहीं है। वे बस यही चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने। यूक्रेन के रणनीतिक महत्व के कारण ही इतनी उत्तेजक स्थितियों में भी अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिष्टतापूर्ण संवाद जारी है। दोनों देशों के विदेश मंत्री भी परस्पर संपर्क में हैं। इस नाजुक स्थिति में भारत की भूमिका भी अद्वितीय हो सकती है। वैसे तो भारत ने 2013 में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन की बजाय रूस का समर्थन किया था, और अभी भी यूक्रेन की बजाय रूस के संबंध भारत से कहीं अधिक घनिष्ठ हैं। इस समय अमेरिका के साथ भारत के संबंध घनिष्ठतम हैं। उसका कारण चीन भी है। रूस के साथ आज भी भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि वह दोनों के बीच मध्यस्थता भी कर सकता है। भारत का तटस्थ और मौन रहना ठीक नहीं है। यह ठीक है कि आज भारत के पास जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई विश्वविख्यात नेता नहीं है जो कोरिया और मिस्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों में सक्रिय थे, लेकिन आज भारत की स्थिति नेहरू काल से अधिक मजबूत है। जलवायु परिवर्तन पर व्यावहारिक नजरिया। जलवायु वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि वैश्विक तापमान में औसतन 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होने पर परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे। ताप वृद्धि के लिए औद्योगिक युग के पहले की परिस्थितियों को आधार बनाया गया है, यानी 1850 से 1900 का समय। अब तक वैश्विक तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि भारत में यह 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह आंकड़ा कमज़ोर नज़र आता है, लेकिन कई व्यावहारिक लोगों का मत है कि 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर बहुत अधिक नहीं है। हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर दो कारणों से चिंतित होना चाहिए। पहला, औसत तापमान में इस हल्की वृद्धि के साथ ही अतिरंजित घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। दूसरा, इस क्षेत्र को लेकर हमारा ज्ञान काफ़ी सीमित है और शायद हमने अपने आकलन में गलती कर दी हो। ऐसी स्थिति में वास्तविक नतीजे मौजूदा अनुमान से बहुत अधिक गलत साबित हो सकते हैं। हम सभी विचित्र मौसमी घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं। मानसून का सदियों पुराना रुख हमारी आंखों के सामने ही बदल रहा है। अब मानसून में लंबे ठहराव देखने को मिल रहे हैं। बेमौसम बादल और बारिश भी नजर आ रहे हैं। गत वर्ष 23 जुलाई को मैं महाराष्ट्र में था, जब पश्चिमी घाट में 594 मिलीमीटर वर्षा हुई। इससे पहले ऐसी वर्षा नहीं हुई थी। मुझे याद है कि लेखक को याद है कि उस रात लेखक जाग गया था और सोच रहा था कि क्या अपने अब तक के पूरे जीवन में मैंने उन्होंने ऐसे तूफान और ऐसी बारिश देखी है। इस घटना में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पुराने भारत में बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात आते थे और अरब सागर में अपेक्षाकृत कम, परंतु यह स्थिति बदलने लगी। अरब सागर में चक्रवात आने की घटनाएं 50% तक बढ़ी। केरल में सन 1924 से 2004 तक बाढ़ आने की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, लेकिन हाल के समय में वहां नाटकीय वर्षा और बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। ये तथ्य दिखाते हैं कि औसत तापमान में मामूली बदलाव, मसलन भारत में हुई 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि या विश्व स्तर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पहले ही बहुत अधिक असर देखने को मिल रहा है। जलवायु मॉडल बताते हैं कि तापमान में वृद्धि दक्षिण भारत में सबसे कम रहेगी और उत्तर की ओर बढ़ने पर इसमें भी इजाफा होता जाएगा। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि के साथ वर्षा में तकरीबन 7% का इजाफा होगा। तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि के साथ वर्षा में तकरीबन 7% का इजाफा होगा। मॉनसून के विश्लेषण की बात करें तो दिनों के हिसाब से वर्षा की अवधि कम होगी, जबकि मॉनसून के महीनों में सूखे की अवधि लगातार बढ़ेगी। इस क्षेत्र में दूसरी बड़ी समस्या है मॉडल संबंधी जोखिम। इन मॉडलों में अपनाया जाने वाला डेटा सीमित है। दुनिया भर में बहुत व्यापक पैमाने पर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि डेटा और अध्ययन के इन मॉडलों में सुधार लाया जा सके। समय के साथ इन मॉडल में सुधार आएगा, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और बहुत बड़े पैमाने पर अनिश्चितता बनी रहेगी।
इसका अर्थ यह हुआ कि इस बात की पर्याप्त संभावना है कि हालात मौजूदा अनुमान से अधिक खराब हो सकते हैं। भले ही वैश्विक ताप वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाए, हमें भारत की तमाम जगहों की जनसंख्या घनत्व में मौजूदा अंतर के बारे में विचार करना चाहिए। यह बीते 50 वर्षों में जलवायु परिवर्तन की स्थितियों से उपजा है। जलवायु जब जलवायु परिवर्तन होता है तो कई लोगों के लिए हालात असहनीय हो जाएंगे और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। तटीय इलाकों में ऐसा होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ तापमान और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और चक्रवातों के रुझान में भी तब्दीली आएगी। अंदरूनी इलाकों में भी यही होगा, वहाँ गर्म हवाओं के थपेड़े चलेंगे और बारिश का रुख बदलेगा। जैसलमेर से 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जकोबाबाद में जून 2021 में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उस तापमान पर आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती हैं। हालात सन 2020 में भारत में लगे कोविड लॉकडाउन से भी अधिक बुरे हो जाते हैं। यह समूचा घटनाक्रम मनुष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। नीदरलैंड ने बढ़ते समुद्री जलस्तर से निपटने के लिए तटबंध निर्मित किए और अपने जीवन जीने के तरीके को सुरक्षित किया। हमारे देश में राज्य क्षमता भी काफ़ी कम है और ऐसे दबाव सामने आने पर हालात और भी बुरे हो जाएंगे। तकरीबन 20 वर्ष पहले जब बढ़ती आयु और जलवायु परिवर्तन की दोहरी चुनौती हमारे सामने आई थी, तब आशा यह थी कि इस समय तक भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन के साथ और आबादी की बढ़ती आयु के साथ ऐसा लगता है कि हालात ने अलग रुख ले लिया है। अब प्राकृतिक आपदाएं अधिक आएंगी। आपदा राहत और आपदा जोखिम से बचाव पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। कृषि से होने वाली आय और अधिक अस्थिर हो जाएगी क्योंकि उपज की मात्रा और कीमत दोनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ऐसे में फसल बीमा और जिंस डेरिवेटिव कारोबार के रूप में वित्तीय क्षेत्र विकसित करने की ज़रूरत है। जब किसी खास जगह की जलवायु और अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तथा अन्य जगहें बेहतर स्थिति में हों, तो उन परिवारों को बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान होता है जिनकी अचल संपत्ति ज़्यादातर गलत स्थानों पर होती हैं। इससे देश में संपत्ति का वितरण बदल जाता है। समायोजन का एक अच्छा रास्ता इन घरों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करने में निहित है। जिन परिवारों के पास ज़मीन है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि वे अपनी परिसंपत्ति बेचकर दूसरी जगहों पर चले जाएं और वहां संपत्ति खरीद लें। जाहिर है इसका कीमतों पर विपरीत असर होगा, लेकिन ऐसी जगहों पर बने रहने से बेहतर होगा कि वहां से हट जाया जाए। ज़मीन के बाजार को नकदीकृत करना आसान नहीं है। इसकी लेन देन की लागत बहुत अधिक होती है और इसमें देरी भी बहुत अधिक होती है। इंसानी मस्तिष्क के लिए धीरे धीरे हो रहे इन बदलावों के दूरगामी प्रभाव के बारे में सोच पाना मुश्किल है। हम शारीरिक रूप से उन घटनाओं के बारे में प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं जो मिनट दर मिनट हमारे सामने आती हैं। उदाहरण के लिए किसी हमलावर बाघ से बचने की कोशिश करना। जहाँ तक समुद्र के जलस्तर में इजाफे की बात है तो इसके 20 से वर्षों में 10 से 30 सेंटीमीटर बढ़ने का अनुमान जताया गया है। जलवायु की समस्या से निपटने के लिए हम में से प्रत्येक को अपनी विचार प्रक्रिया को और अधिक रणनीतिक बनाना होगा।